हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट का। और अभी मैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेके आ रही हूँ, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की मैंने लिस्ट बनाई थी नर्सिंग मैनेजमेंट से, उसका मैं जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। आप उसका वहाँ से देख लेना कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है 15 मार्क्स में जनरली पूछते हैं। डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की और प्रिंसिपल क्या है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट देखेंगे मैंने मीनिंग ऑफ POM सॉरी, POM का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो है उसकी क्या मीनिंग क्या है, क्यों बनाए गए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। प्रिंसिपल क्या होता है कि इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए, या कोई भी डिसीजन लेने के लिए, या जो भी पर्सन है, एम्प्लॉयर है, उनके बिहेवियर को एक प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में चलाने के लिए, या ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए जो भी गाइडलाइन, डिसीजन और बिहेवियर होता है वो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन जो है मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे वो हेनरी फेल ने दिए थे। ठीक है, वो क्या थे, फर्स्ट फाउंडर फॉर मॉडर्न साइंटिफिक मैनेजमेंट के फाउंडर थे। दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो उन्होंने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, किसने दिए थे, हेनरी फेल ने। कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिन्हें हम बोलते हैं अंडर दिस फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो कॉन्सेप्ट था प्रिंसिपल का, ठीक है, उसको एंड अंडरलाइनिंग द फैक्टर फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल दिए थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, पब्लिश्ड इन बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये एक लाइन इसलिए ऐड की है क्योंकि अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे कि हेनरी फेल ने कौन सी बुक के अंदर अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, तो वो थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, वो बुक 1916 में उन्होंने लिखी थी। अब हम देखेंगे डेफिनेशन बाय हेनरी फेल ने मैनेजमेंट की क्या डेफिनेशन दी थी। मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अदर। ठीक है, ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो जो भी मैनेजमेंट क्या होता है कि फोरकास्ट करना, प्लान करना, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, कमांड, ठीक है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द अदर। ठीक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इन्होंने हेनरी फेल ने ये डेफिनेशन दी, देन मिनोमोनिक्स के थ्रू हम और भी इजी हो जाएगा कि हम मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल को कैसे याद करें। देखिए, जो 14 प्रिंसिपल है उसे कोई सीक्वेंस में याद करना ज़रूरी नहीं है, हमें 14 प्रिंसिपल याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबने अपने अलग अलग कॉर्ड मिनोमोनिक्स दे रखे हैं, जिसको जो इजी लगे वो आप उससे अपने 14 प्रिंसिपल रिमेंबर कर लेना। बट आई राइट दैट यू इज सो सिक्योर। ठीक है, अब इसमें वन बाय वन हम एक एक को देखेंगे। डी का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, ए का है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी का है डिसिप्लिन, यू का है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये जो है मैं इन्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने इनके लिए एक ईजी वे में एकदम सिंपल नोट्स बनाए हैं जो आपके लिए एग्जाम के पढ़ने के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा रहेगा। आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। मैं इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेन करती जाऊंगी किसके अंदर क्या है, बट फर्स्ट हम लिस्ट आउट कर लेते हैं। देन आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, एस का मतलब है स्केलर चेन, एस का है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ओ है ऑर्डर, एस है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, ई का है इक्विटी, सी का है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, यू का है यूनिटी ऑफ कमांड, आर फॉर रिनमरेशन, ई का है स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है, अब हम इसमें वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग होगा और मेरा मेन पर्पज़ है मैं नोट्स के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। डिवीजन ऑफ वर्क ऑल्सो नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। एज ए नेम डिनोट, डिवीजन ऑफ लेबर की जो भी काम है उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और स्पेशलाइजेशन मतलब जिसमें जिस वर्क में जिसकी जो मास्टरी है उसे वो काम दे दिया जाए, जिससे क्या होगा, काम क्या होगा, जल्दी और सिस्टमेटिक तरीके से होगा।
दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द टोटल वर्क शुड बी सब डिवाइडेड इंटू दी स्मॉल पार्ट। सारे काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो जिससे काम जल्दी होगा, क्योंकि एक अकेला पर्सन सारे काम नहीं कर सकता या फिर उस पर बर्डन आ जाएगा। ईच पार्ट्स ऑफ द वर्क शुड बी अलोकेटेड हु इज एक्सपर्ट इन द पर्टिकुलर वर्क, और जो भी पर्टिकुलर वर्क में एक्सपर्ट है उसे वो काम दे दिया जाए। जैसे मान लो किसी नर्स ने आईसीयू में ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रखी है, किसी ने क्रिटिकल केयर में ले रखी है, या फिर जैसे कोई डायलिसिस है तो उसका जिसका जो भी एक्सपर्ट है, जैसे मान लो मैथ्स का स्पेशलाइज टीचर हो गया है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा आपको कि जिसका जो भी एक्सपर्ट है उससे वो पर्टिकुलर वर्क दे दिया जाए तो काम क्या होगा, बहुत अच्छे से हो पाएगा, ऐसा हेनरी फेल का कहना है। और ऑलरेडी वी ऑल नोज कि जिसका जो स्पेशलाइजेशन अगर वो उसे दिया जाएगा तो वो काम और भी अच्छे से होगा। दिस लीड टू स्पेशलाइजेशन एंड लेस वेस्टेज, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, मनी भी वेस्ट नहीं होगी, एंड रिड्यूस रिस्क, और रिस्क भी कम हो जाएगी कि हाँ ऑलरेडी स्पेशलाइज है तो वो चीज़ इतना है। अब जैसे वार्ड में है कोई काम कर रहा है, नर्स अगर ऑलरेडी एक्सपर्ट है तो उसे पता है कौन सी इक्विपमेंट का कैसे यूज़ करना है, तो वो क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा। देन बेनिफिट्स है इफिशियंसी, इट कैन इंक्रीज द इफिशियंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रिंसिपल हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑथोरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। ठीक है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो वर्ड है। ऑथोरिटी का मतलब वो होता है कि जिसके पास ऑथोरिटी है कि वो कोई डिसीजन ले सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द असाइनमेंट जॉब ऑन टाइम। ठीक है, अब असाइन जॉब जो भी दे दिया, तुम्हें जिम्मेदारी दी कि तुम्हें ये काम करना है, बट उसको ऑथोरिटी नहीं दी है। ठीक है, समझना। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि उसे जो काम दिया है वो करना है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। और ऑथोरिटी का मतलब जैसे मान लो वार्ड में इंचार्ज है, उसको ऑलरेडी ऑथोरिटी मिली है कि वो इंचार्ज है, पूरे वार्ड को ऑपरेट करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक नर्स है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको पूरे वार्ड का वर्क करना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग वर्ड है। ऑथोरिटी कम फ्रॉम ऑफिशियल एंड द पर्सनल फैक्टर्स। ठीक है, ऑथोरिटी ऑलरेडी ऊपर लेवल से ऑफिशियली प्राप्त होती है, मिलती है। ऑफिशियल ऑथोरिटी कम फ्रॉम द मैनेजर एंड मैनेजर्स पोजीशन। ठीक है, ऑथोरिटी उसी को मिलती है जो मैनेजर या जो डिजर्व करता है। ठीक है, पर्सनल ऑथोरिटी कम फ्रॉम क्वालिटीज लाइक दो टाइप की, एक तो ऑफिशियल ऑथोरिटी होती है और दूसरा पर्सनल ऑथोरिटी होती है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल अथॉरिटी होती है वो क्या होती है कि मैनेजर से या ऑफिशियल लेवल पे मिलती है। ठीक है, और सेकंड है हमारा पर्सनल अथॉरिटी। पर्सनल अथॉरिटी कम फ्रॉम द क्वालिटीज लाइक इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, मॉरल वैल्यूज एंड पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर मिलती है। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट इन इरेस्पॉन्सिव बिहेवियर। देखो अथॉरिटी दे दी बट वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ठीक है मैं तो ऑथर हूँ, मैं अथॉरिटी मुझे मिली हुई है, तो उसका बिहेवियर भी इरेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, मुझे अथॉरिटी है तो उसको अपनी जिम्मेदारी पे इतना ध्यान नहीं रहेगा और वो अपनी अथॉरिटी पे रहेगा कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उसका जो बिहेवियर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी मेक पीपल इनइफेक्टिव। अब क्या सोचेगा कि मैं काम तो सारा एक मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे सारी जिम्मेदारियां दे दी बट मुझे अथॉरिटी नहीं दी है, तो वो क्या होगा कि वो इनइफेक्टिव होगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या है, मस्ट गो टुगेदर, और दोनों साथ में चलेंगी तो जो इफेक्टिवनेस है रिजल्ट में वो भी प्रॉपर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को दोनों साथ में रखा गया है। देन थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ओबीडियंस, एप्लीकेशन, एनर्जी, बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट शो बाय द एम्प्लॉय। डिसिप्लिन ज़रूरी है, कोई भी काम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टडी हो, लाइफ हो, कहीं पर भी डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन इट इज़ टू टाइप, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन एंड कमांड डिसिप्लिन। सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन मतलब इट कम फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल, और व्यक्ति का खुद का एक सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं मुझे ये नहीं करना, ये गलत चीज़ है, मेरा मन अलाउ नहीं कर रहा, मैं ये काम ना करूँ। खुद का अपना एक डिसिप्लिन है कि हाँ मुझे इतने दिन में टारगेट को कंप्लीट करना। एक कमांड डिसिप्लिन है, कम्स फ्रॉम सम अथॉरिटी एक्सप्रेस्ड थ्रू रूल्स, रेगुलेशन एंड द कस्टम। और कमांड डिसिप्लिन में जैसे मान लो फैमिली में पेरेंट्स है, या मान लो कहीं वर्क या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स दे दिए गए कि आपकी अथॉरिटी, आपको इससे आगे जाके काम नहीं करना है। ठीक है, आपके रूल्स रेगुलेशन को मानना है, उसको फॉलो करना है, इसी दायरे में आपको काम करना है, तो वो हो गया कमांड डिसिप्लिन, कमांड करेगा। जैसे पंक्चुअलिटी होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऑल द पर्सनल सर्विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिसिप्लिन। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो डिसिप्लिन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। विदाउट डिसिप्लिन हम किसी भी काम को फुलफिल या अपने ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। देखिए जो नोट्स हैं वो आप स्क्रीनशॉट लेके राइट डाउन कर लेना, बहुत ईजी होगा आपके लिए, बट जस्ट मैं आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपका मन करे, दिल करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ कमांड देखना द मीन्स इट मीन्स दैट अ पर्सन शुड गेट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, यानी यूनिटी ऑफ कमांड यानी एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बॉस हो गए और सब अपना कमांड दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो भी इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो कंफ्यूज रहेंगे किसकी सुने, और वहाँ पर क्या होगा, एक डिस्प्यूट हो जाएगा। तो क्या होता है, जो मैंने अंडरलाइन की टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इट मीन्स दैट ए पर्सन शुड गेट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एन इंडिविजुअल कैन नॉट सर्व टू बॉसेज एट द सेम टाइम। हो गया, दो बॉसेज पे कन्फ्यूजन होगा। दिस लीड टू कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्फ्लिक्ट, और जो वर्क हो वो भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ये हो गया यूनिटी ऑफ कमांड। देन हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड एंड वन प्लान। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे मान लो एक हेड बोल दे, लास्ट हमने देखा था यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड में क्या था कि एक लीडर होगा और सबको उसकी फॉलो करनी है, दो लीडर में कन्फ्यूजन होगा। बट अब लीडर एक है, ठीक है, अगर अब वो अलग अलग बहुत सारे कमांड अलग अलग प्लान पे देगा तो फिर कौन से प्लान पे काम करना। तो इनमें बताया हेनरी फॉल ने कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में एक हेड तो है एंड वन प्लान, और प्लान भी एक टाइम पे एक ही होना चाहिए। अगर एक हेड और बहुत सारे प्लान दे देगा तो फिर काम को कैसे फुलफिल करेंगे, ठीक है, टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वन हेड एंड वन प्लान, इसका मतलब होता है, ये शॉर्ट समझ लेना जिससे आपको माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा। या फिर आपको कॉम्पिटिटिव में पूछ लेंगे कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है ना, ऑब्जेक्टिव में, तो वन हेड एंड वन प्लान इट्स गोज अंडर द यूनिटी ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, ईच ग्रुप ऑफ द एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। एक ऑब्जेक्टिव होगा तो फोकस्ड होगा कि यही हमारा प्लान है और यही हमारा गोल है, इसी पे काम करना है। ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टॉक अबाउट दे मस्ट यूज सिंगल प्लान एंड बी लीड बाय सिंगल लीडर। ओके, क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब हम देखेंगे स्केलर चेन। अब ये समझना इसमें क्या होता है, स्केलर चेन, इसमें देखते हैं देयर शुड बी स्केलर चेन ऑफ ऑथोरिटी एंड ऑफ कम्युनिकेशन रेंजिंग फ्रॉम दी हाईएस्ट टू द लोवेस्ट लेवल। वो किस चेन है, तो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट से वो आता है नीचे नीचे नीचे, देन क्या होता है डाउन लेवल पे, इट मीन्स एम्प्लॉय तक मैसेज। हर एक का एक अपना सिस्टम होता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, एसोसिएट हो गया, असिस्टेंट हो गया, ठीक है, तो और नर्सिंग ट्यूटर हो गया। तो इस प्रकार से कोई भी अगर है तो वो क्या होगा, एक चेन को फॉलो करेंगे। ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू इच पोजीशन इन द लाइन ऑफ द ऑथोरिटी। अब जैसे स्टूडेंट है तो सीधा प्रिंसिपल पहले क्लास टीचर के पास जाएंगे, देन उनके जो हेड है उनके पास, देन उसके बाद प्रिंसिपल, तो एक उसको फॉलो करना उस चेन को। इच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू इच पोजीशन। कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे आएगा, टॉप से डाउन या बॉटम टू टॉप जाएगा, तो भी एक प्रॉपर चेन को फॉलो करना है। ठीक है, इट सजेस्ट दैट, अभी क्या सजेस्ट करता है, दैट द स्केलर चेन कैन बी शॉर्ट सर्किट इन स्पेशल केसेस व्हेन रिजिड फॉलोइंग ऑफ द स्केलर चेन कैन गेट डेट्रीमेंटल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब हमेशा क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर उस टाइम पे भी हम इसी स्केलर चेन को फॉलो करना चाहेंगे तो क्या होगा, दैट विल बी हार्मफुल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल हो सकता है, इसलिए किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है कि उस चेन को ब्रेक करके हायर अथॉरिटी तक मैसेज को पहुंचाना होता है। उन्होंने एक जो उस टाइम पे जो ब्रिज बनता है उस सिचुएशन में, उसे हम बोलते हैं गैंग प्लांक। ठीक है, इसका मैंने मेंशन नहीं किया है, ये है हायर है, ये लोअर है, देन ये कम्युनिकेशन को क्या हो रहा है, हायर टू लोअर लेवल पे, टॉप टू बॉटम लेवल पे कम्युनिकेशन को पहुंचाया जा रहा है, स्प्रेड किया जा रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ से मैसेज क्या होगा, बॉटम टू टॉप पे जाएगा। बट किसी कंडीशन में क्या होता है कि एक ब्रिज क्रिएट हो जाता है, तो वो जो मैसेज है वो क्या होता है, सीधा हम पहुंचा सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं गैंग प्लांग। ये जस्ट मैं आपको एक, अगर मान लो एग्जाम में पूछ ले कि गैंग प्लांग क्या है, तो एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इस टॉपिक इसको ऐड किया है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया, ये एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ क्योंकि ये विजिबल नहीं था। ठीक है, इट सजेस्ट दैट द स्केलर चेन कैन बी शॉर्ट सर्किट इन स्पेशल केसेस व्हेन रिजिड फॉलोइंग ऑफ द स्केलर चेन कैन गेट डेट्रीमेंटल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि रिजिड होगा वो कभी कभी क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। देन सेकेंड हो गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होगा इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। द मैनेजर शुड इनकरेज देयर सबऑर्डिनेट्स टू टेक इनिशिएटिव विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। कि
क्या होता है कि जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को बोल सकता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हो, बट उसकी अपनी कुछ लिमिट्स है, तुम्हारी जो अथॉरिटी है उसके बेस पे, और तुम्हें अपने डिसिप्लिन को, रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए लेना है। ठीक है। इनिशिएटिव इज कंसर्न विथ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, की कोई भी प्लान है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके बारे में सोचना है। ठीक है। इट इनकरेज एनर्जी एंड जिल, मतलब उत्साह। अब क्या होगा, जैसे मैनेजर है उसने एम्प्लॉय को बोल दिया आपको अपने लेवल पे डिसिप्लिन को, रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। ठीक है। तो वो अपने बेस पर अपने थिंकिंग प्रोसेस को या अपने अपने लेवल पे वो डिसीजन को लेते हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे क्या होता है उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है कि हाँ हमें पे ट्रस्ट किया है और हमें ये वर्क के लिए कहाँ है। ठीक है। तो एक इनिशिएशन भी होता है, ज़रूरी होता है। देन उसके बाद है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट। इसमें समझना आप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का अगर कुछ करना है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वर्क तो इंडिविजुअल मिलकर ही एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, है ना, तो उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा ज़रूरी है। If individual and organization interest are different, then manager must try to conciliate them. अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि दोनों डिफरेंट है, तो फिर एक पर्टिकुलर और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि दोनों के अपने जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। तो जो उस टाइम पे क्या होता है, एक मैनेजर का एक रोल होता है। ठीक है। मैनेजर ट्राई करता है कि उनको सेट बिठाना कि हाँ थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करें, थोड़ा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में चेंज करें, जिससे क्या होगा कि एक बेनिफिशियल इफेक्टिव आउटपुट आ पाएगा। ठीक है। Factors like laziness, ambition, selfishness, carelessness, etc. tend to reduce the organizational interest. और ये ऐसा कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लो एम्प्लॉय में अगर ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट है, तो भी क्या होता है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है, मैनेजमेंट के। अब हम देखेंगे रिन्यूमरेशन। रिन्यूमरेशन का मतलब होता है कि जैसे हम देखेंगे remuneration of employee should be fair, reasonable and satisfactory। इसका मतलब है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो उनके साथ फेयर हो, कुछ गलत ना हो। ठीक है। वो जितना वर्क कर रहे हैं उन्हें उतना मिले, जिससे उनका एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आउटपुट भी अच्छा होगा और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है मैनेजमेंट भी प्रॉपर रूप से चल पाएगा। इट प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर्स। और यही जो है रिन्यूमरेशन जो है यही उनको क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। अगर वो जो वर्क करे उनके अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो क्या होगा, और मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे। जैसे उनको कुछ अवार्ड दिया या उनका इंक्रीमेंट हुआ या सैलरी उनको अच्छे से दी जा रही है, जितना वर्क करे उतनी सैलरी उन्हें प्रोवाइड हो, तो उनका एक एनर्जी लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा और वो और अच्छे से काम करेंगे, है ना। और इसी का ऑपोजिट जब डिससेटिस्फेक्शन विल लीड टू द इंक्रीज इन एम्प्लॉयज टर्नओवर। और जो उनका डिससेटिस्फेक्शन होगा वो भी क्या होगा कि एम्प्लॉयज को डिमोटिवेट करेगा कि हाँ यानी इतना अच्छे से प्रॉपर आउटपुट नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 10th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है। इसमें हम देखेंगे नो एम्प्लॉय शुड बी रिमूव विद इन शॉर्ट टाइम, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी अगर जॉब हो रहा है, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी, आप सोचेंगे कि अगर 1 मंथ के अंदर अगर किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तो वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और तो हम 1 मंथ में उसे जज नहीं करेंगे, एटलीस्ट उसे थोड़ा टाइम देंगे, जिससे क्या होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाए, उसके गोल क्या है, नए फंक्शंस को, वर्क को समझ पाए, तो वो उससे क्या होगा, वो और अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो अगर उसको हम बहुत क्विक ही अर्लियर हम उसको अगर डिसीजन ले लेंगे कि इट इज़ नॉट गुड इन वर्क, ठीक है, तो वो क्या होगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा, जिससे एम्प्लॉयज़ क्या होगा, अपना दिखा ही नहीं पाएगा, उसकी जो एबिलिटी वो हम देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी हमें एक एम्प्लॉयज़ को थोड़ा वेट मतलब वक्त देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो और अच्छे से उस प्रोसेस को समझ पाए। अननेसेसरी टर्नओवर इज बैड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये हो गया। देन स्टेबिलिटी इज टेन्योर इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द एम्प्लॉय accustomed to new work and succeed is doing well।
अब क्या होगा कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेबल होगा, समझेगा, 1 मंथ 2 मंथ तो समझेगा, वो उसका आदी हो जाएगा, है ना। तो वो समझेगा कि वर्क को कैसे करना है, यहाँ का सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, तो फिर उसको समझने के बाद क्या होगा, वो बहुत अच्छे से अपना वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो एक हेनरी फेल का कहना था कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप अपॉइंट करते हैं तो उसे थोड़ा सा वक्त दीजिए। बहुत जल्दी अगर उसको लेकर डिसीजन ले लेना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन, नई जगह है, तो उसको समझने में वर्क जो है उसको समझने में टाइम लगता है ना। वर्क है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देन नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डर है इट इज़ द कंसर्न विद द प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स एंड पीपल। कोई भी थिंग है, कोई भी वस्तु है, इक्विपमेंट है, जैसे द प्लेस मस्ट बी अलोकेटेड टू एवरी आर्टिकल्स एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इफेक्टिवली। अब हर चीज़ को ऑर्डर में सिस्टमेटिक वे से क्या करना है, अरेंज करना है, जिससे क्या होगा कि वो जब वर्क करे तब इतना टाइम वेस्टिंग ना हो और प्रॉपर सिस्टमेटिक वो चीज़ें हमें मिल जाए और बहुत अच्छे से वर्क को कर पाए। तो हर चीज़ का एक ऑर्डर होना चाहिए, चाहे पर्सन है, पीपल है, हायर अथॉरिटी है, जो भी है, उनको हर का अपना क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर में होना चाहिए। सिलेक्ट द सुटेबल पर्सन फॉर ए सुटेबल जॉब, ठीक है, जो जिसके लिए उसको प्रॉपर सुटेबल जॉब मिलना चाहिए। एंड देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरीवन अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे क्या हो गया, आईसीयू में हो गया, तो एक क्या होता है कि नर्स है, एक बेड साइड है, तो उसका अपना एक है कि वो वहाँ पर होगी, सुटेबल है, वो उसके लिए है, इंचार्ज है, उसका अपना एक प्लेस है। तो एक कोई भी होगा, उसका अपना एक पर्सन हो, थिंग्स हो, इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में और एक प्रॉपर वे में होगा, तो क्या होगा कि इतना ही टाइम वेस्ट जो होगा वो नहीं हो पाएगा। वर्क है वो भी क्या होगा, सिस्टमेटिक वे में चलेगा। सो ऑर्डर क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है, समझ में आ रहा है, इक्विटी इट मीन्स इक्वालिटी। इक्विटी मीन्स फेयर एंड इम्पार्शियल ट्रीटमेंट। इट इज़ फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। सबके साथ समानता रखनी है, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गिव ए सिमिलर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज ऑफ द सिमिलर पोजीशन। जो सेम पोजीशन के उन सबके साथ समान रखना है। ये ऐसा है, इसने मुझे ऐसा आंसर किया था, इसको डाउन करो, ऐसा नहीं, सबको एक साथ में लेके चलना है। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन विद दैम इन रिस्पेक्ट टू एज, कास्ट, सेक्स, रिलीजियन एंड रिलेशन, ठीक है। छोटा है, कास्ट छोटी है, एज में छोटा है, फीमेल है, रिलीजियस, जाति नीची, यानी इस पे कोई किसी भी बेस पे, इन एंगल से, किसी भी एंगल से उनको क्या करना है, डाउन नहीं करना है। सबके साथ इक्वलिटी को मेंटेन करना है, सभी एक जैसे हैं, तभी एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो पाएगा, है ना, तभी सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में चल पाएगा। तो ये हो गया इक्विटी। Then 13 principle is centralization and decentralization. Centralization, these are organizational structure that determine where decision making power is located. अब इसमें क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेना है वो कहाँ पर लोकेटेड है, टॉप लेवल पे है या एम्प्लॉय अपने बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जो टॉप लेवल का एक मैनेजर है वो कह रहा है मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना है, दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन वो हो गया कि जब ज़रूरत हुई या सबॉर्डिनेट को बोल दिया कि तुम्हें लग रहा है तुम अपने बेस पे डिसीजन ले लो, है ना, तो वो हो गया डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन कंसंट्रेट डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप of the organization, as I told you before just now, and while the decentralization distributed across the multiple levels, ठीक है, वही हो गया कि मल्टीपल लेवल पे डिसीजन मेकिंग दे दिया गया कि आप अपने लेवल पे डिसीजन ले लीजिए, दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और जो टॉप लेवल पे लिया गया वो हो गया हमारा सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें इमेज देखो, ये टॉप लेवल है, यहाँ से डिसीजन लिया गया, स्प्रेड किया, देन यहाँ ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में ये टॉप लेवल है, बट उन्होंने एक दूसरे को बोल दिया कि तुम्हें जैसे जो सिचुएशन लग रही है उसको डिसीजन ले लो। अब क्या होता है कि हेनरी फेल का कहना है कि हम एक ही लेवल पे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक ही नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होगा तभी हो पाएगा जब दोनों एक बैलेंस हो। कभी ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन आ जाए कि सबॉर्डिनेट को भी डिसीजन लेना पड़ जाए, तो उस समय उनको वो दिया जाए कि हाँ तुम डिसीजन ले सकते हो। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही ज़रूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए,
ठीक है, ये हो गया सेंट्रलाइजेशन और ये हो गया आपका इसलिए कहा सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम देखेंगे स्पिरिट द कॉर्प्स। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या होता है। लास्ट 14 प्रिंसिपल है, दिस इज एन प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, यूनियन इज स्ट्रेंथ किसे कहा गया है, स्पिरिट द कॉर्प्स। इसमें समझेंगे द मैनेजर मस्ट इनकरेजिंग स्पिरिट द कॉर्प्स अमॉन्ग हिज एम्प्लॉयज, और उनको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे अपने एम्प्लॉयज को कि हाँ तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, गुड डिसीजन है। ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉयज को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। चलो हम मिलके काम करते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, मतलब वो इक्विटी में आ गया, बट मैनेजर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करेगा और मिलकर काम करेंगे। ठीक है, एज ए वी ऑल विल डू टुगेदर। इट रिफर्स टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग एम्प्लॉयज, इट इंस्पायर देम टू वर्क हार्ड। और मिल के काम करेंगे तो क्या होगा कि उन वर्कर्स को भी, सबऑर्डिनेट उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा, देखो हमारा जो मैनेजर है वो भी हमारे साथ होके काम कर रहा है। तो मिलकर जो काम कर रहे हैं, जिससे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिम एज ए पार्ट ऑफ ए टीम and try to achieve the team goal because the team contribution is always better than the individual contribution। अगर एक अकेला इंसान करेगा तो थक जाएगा, मेंटल स्ट्रेस में आ जाएगा, मेंटली फिजिकली डिसीजन नहीं ले पाएगा, ओवर बर्डन के कारण कभी कभी रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा। तो क्या होगा कि अगर ये लाइन बोली है कि बिकॉज द टीम कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, तो टीम का जो तो इसमें जो टीम का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो वी वाली फीलिंग है कि हाँ हम लोग मिल के जो वर्क करते हैं वो हो गया यहाँ पर स्पिरिट दी कॉम, जिससे हम एक दूसरे को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। किसी केस में अगर एक डाउन हो गया तो दूसरे के सपोर्ट से वो क्या होता है, फिर से अपलिफ्ट हो जाता है। तो एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर्ड हिम एज ए पार्ट ऑफ एन ए टीम एंड ट्राई टू अचीव द टीम गोल बिकॉज द टीम कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको 14 प्रिंसिपल समझ में आ गए होंगे। मैं इसे और डिटेल पढ़ाती बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी एग्ज़ाम पर्पज़ से जस्ट मुझे आपको नोट्स भी देने थे और उसके बारे में बेसिक आइडिया देना था कि ये 14 प्रिंसिपल क्या हैं। और आई होप दिस मच इज़ सफिशिएंट फॉर यू और ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। देन ओके, थैंक यू।